हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द विजनरी गाइड 2047 पर। मैं आपके साथ आपका भाई द विजनरी गाइड। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आपके सामने ये जो आप मैं पेशकश लेके आया हूँ, पिछले 3-4 दिनों से जो एक वॉर की सिचुएशन बनी है मिडिल ईस्ट में, तो उसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे किस तरह से इस इसराइल और जो ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है उसके पीछे की क्या कॉन्क्रीट वजह है, क्या युद्ध और आगे बढ़ सकता है, क्या रहेगी यूएसए की भागीदारी, और क्या इन सब चीज़ों और युद्ध का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। एज ए इंडियन हम वो पूरा एनालिसिस करूँगा। मैं बताऊँगा आपको कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, और साथ ही इंडिया के बहुत सारे, आपको पता है इंडिया के रिलेशन इसराइल के साथ भी उतने अच्छे हैं जितने ईरान के साथ हैं, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, और इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, और बहुत सारे क्या क्या इम्पैक्ट रहेंगे इंडिया के ऊपर, वो सारी चीज़ें हम एक एक डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लास्ट तक बने रहेंगे और समझ पाएंगे कि युद्ध होना दो देश का है, लेकिन इससे सिर्फ दो देश ही नहीं जुलसते, पूरी दुनिया पे इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि वॉर इज़ नॉट रिक्वायरमेंट, पीस इज़ ए रिक्वायरमेंट। तो आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें वॉर की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। इतने तने का आरोप है कि ईरान लगातार अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बढ़ा रहा है, और जिसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में इनको खतरा पैदा हो जाएगा, और ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब से यदि ईरान बना लेगा तो हमें पूरे एक रीजन में एक अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, और ये कभी भी किसी के ऊपर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इनमें से ईरान की जो भागीदारी है वो हिजबुल्ला के साथ भी है, हुतीस ग्रुप के साथ है, और बहुत सारे और संगठनों के साथ इनके नाम जुड़े हैं, जिसकी वजह से इसराइल को और पूरे यूएसए को भी इस चीज़ का डर है। तो इसराइल ने अपनी पहली अटैक्स के ज़रिए बहुत सारे जो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर उनके बहुत सारे कमांडर को मारा है, और इसके साथ इनका दावा है कि हम बहुत सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे भी इन्होंने अटैक किए हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यूएसए बहुत दूर रह रहा था, लेकिन जैसे G7 का समिट कल परसों ख़त्म हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप बीच में छोड़ के वापस यूएसए चले जाते हैं और बोलते हैं और अपना एक ट्वीट करते हैं, बोलते हैं कि ईरान शुड हैव साइंड द डील, आई टोल्ड देम टू साइन व्हाट इज सैम एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, सिंपली स्टेटेड ईरान कैन नॉट हैव ए न्यूक्लियर वेपन, आई सेड इट ओवर एंड ओवर अगेन, एवरीवन शुड इमीडिएटली इवोकेट तेहरान। ये कहते हैं कि ईरान को बहुत जल्द साइन करना चाहिए, और ईरान कैन नॉट हैव ए न्यूक्लियर वेपन, कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। और ये इसके साथ अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि ईरान मतलब तेहरान जो ईरान की कैपिटल सिटी है उसको जल्द से जल्द खाली करें, और जो भी इवैक्यूएट हो जाए, मतलब जो इनके भी एम्प्लॉयज़ हैं और भी जो सारे लोग हैं वो जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करें। तो इसका मतलब ये सीधा है कि अभी ये खुलेआम से इस मैदान में उतर चुके हैं, और ये भी इसराइल के साथ साथ ईरान पे अटैक करेंगे, और जिससे बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स एज ए इंडियन हमको देखने मिल सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें रहेगी, क्या क्या इम्पैक्ट रहेंगे युद्ध के। इन दो देशों का युद्ध तो हो सकता है, इनकी खुद की डोमिनेंसी वहाँ जमाना चाहते हैं। इससे पहले आपको बता दूँ इराक के साथ भी इन्होंने यही हाल किया। उसके बाद बहुत सारी अमेरिकन कंपनियों की भी इराक में तेल निकालने में भागीदारी है, और इनका भी अभी यही टारगेट है कि ईरान में रिजीम चेंज करेंगे। उसके अलावा कौन रिजीम चेंज करेंगे, कौन सक्सेसर आएगा, ये सारी चीज़ें वाले होगी। लेकिन यूएसए चाहता है कि हमारा डोमिनेंस रहे, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ इनके पक्ष में और ईरान है जो लगातार इनके विरोध में है। और ईरान लगातार ये बोल रहा है हम डोनाल्ड ट्रंप का भी मारेंगे, और हम बहुत सारे यूएसए और इनके लीडर्स को भी असेसिनेशन करने का ट्राई करेंगे। तो इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है, और इसका इम्पैक्ट्स इंडिया पे नहीं पूरी दुनिया पे पड़ेगा, लेकिन इंडिया पे क्या रहेगा ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, और एक एक चीज़ करके इस चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल ऑयल मार्केट की। बात करेंगे तो ऑयल प्राइसेस में जो स्पाइक देखने को मिलेगा, लगभग 7% से ज़्यादा ऑयल स्पाइक्स बढ़ा है पिछले 4 दिनों से, और 4% की जो वॉलेटिलिटी है, तो वॉलेटिलिटी मतलब जो ऊपर नीचे हो सकता है उसे वॉलेटिलिटी बोलते हैं, और $100 से जी ज़्यादा ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है। और मेन मार्केट के कंसर्न्स में बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रिटिकल शिपिंग लाइन फॉर द ग्लोबल ऑयल सप्लाईज। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसका जो ईरान के पास के ईरान और यूएई के बीच में से जो गुजर के जाती है, और ईरान का बहुत सारा मतलब 30% उस पर ईरान का कब्जा है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे यदि युद्ध आगे बढ़ेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी खतरा पैदा होगा, और जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मैं बता दूं आपको 20% दुनिया का ऑयल सप्लाईज होता है। तो यदि 20% ऑयल यदि एक जगह से जाएगा और उस पर यदि खतरा पैदा हो जाएगा तो बहुत सारे इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ईरान के ऑयल प्रोडक्शंस हैं, ईरान बहुत सारे देशों को अपना ऑयल भेजता है, जैसे रशिया को, चाइना को, वो भी लोग बनाते हैं, और इंडिया के भी
ऑयल इंपोर्ट है उससे बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा और ऑयल प्रोडक्शन में भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सारी चीज़ों में ईरान गैस और ऑयल फैसिलिटीज़ में आपको पता है रिच है, तो उन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ेगा। और उन सब के अलावा है सप्लाई चेन डिसरप्शन की। रीजनल एनर्जी एक्सपोर्ट्स अंडर द थ्रेट, बहुत सारी जो एनर्जी के एक्सपोर्ट्स आपको बता दो, मिडल ईस्ट जो भी है, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये सब ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं ऑयल और गैस से। और इंडिया का मेन कंसर्न ये है कि इंडिया का जो 85 से 80% जो ऑयल है वो इम्पोर्ट होता है, और यदि इन देशों के बीच में युद्ध छिड़ गया तो इंडिया में ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएगी, और ऑयल की प्राइसेस बढ़ने का मतलब है ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, फिजिकल बजट कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ये आपको दिख रहा है ये ईरान है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ से पास आउट होती है, जो एक चिकन नेक सा बन रखा है यहाँ से गल्फ़ ऑफ ओमान से, जो कैरेबियन जो पर्शियन गल्फ़ है, पर्शियन गल्फ़ ईरान के नाम से है। तो यदि यहाँ युद्ध छिड़ेगा तो बहुत सारे खतरे यहाँ पैदा हो जाएंगे, और जिसकी वजह से आपको बता दूं फॉर द इंफॉर्मेशन 21 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे इस गल्फ़ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास आउट होती है। यदि यहाँ युद्ध और अस्थिरता आ गई तो जिसकी वजह से पूरे मतलब रीजन में अस्थिरता आ जाएगी। और सेकंड चीज़ है कि इंडिया का यहाँ चाबार पोर्ट भी है, यहाँ पर डेवलप कर रखा है। यदि इस तरह से युद्ध आगे बढ़ा और तो इंडिया का एज ए स्ट्रेटेजिकल पॉइंट भी इंडिया को बहुत सारी चीज़ें मुश्किल में डाल सकती है। करंट इसराइल ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें बता दूं 14 जून 12 से स्टार्ट हुआ। पहले इसराइल अटैक करता है, उसके बाद इसराइल अटैक में बहुत सारे इनके नेचुरल गैस फील्ड पे अटैक करता है, एनर्जी फैसिलिटीज़ पे करता है। उसके अलावा इनके रिवोल्यूशनरी गार्ड जो फोर्सेज हैं उनके टॉप कमांडर को मारने का दावा करता है। उसके बाद ईरान रिटेलिएट्स करता है 15 और 16 जून को, जिसकी वजह से इसराइल और ईरान दोनों में कैजुअलिटीज़ देखने को मिलती है, और उसके बाद ये युद्ध की तरफ बढ़ चुका है पूरा माहौल। इंडिया के ईरान के साथ रिलेशंस की बात करें तो इंडिया और ईरान बहुत एक बैलेंसिंग रिलेशंस हैं। इंडिया के ईरान के साथ भी उतने अच्छे रिश्ते हैं जितना इंडिया का इसराइल के साथ है। लेकिन यदि ईरान के साथ बात करें तो हम हिस्टोरिकल कोऑपरेशन एरियाज़ हैं, जिसमें सबसे पहले एनर्जी पार्टनरशिप है, आपको देखने को मिल सकता है। ईरान इज सिग्निफिकेंट ऑयल सप्लाई टू इंडिया, तो एक सिग्निफिकेंट मतलब 8 से 10% ऑयल सप्लाईज करता है इंडिया को। और यदि इन चीज़ों पर यदि युद्ध से प्रभावित होता है तो इंडिया के बहुत सारे इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। उसके अलावा इंडिया का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है वो है चाबार पोर्ट। चाबार पोर्ट बता दूं आपको, पाकिस्तान के ग्वादर पार्ट को, जो पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वो जो चाइना द्वारा डेवलप किया गया है, उसके काउंटर में इंडिया ने ईरान में अपना चाबार पोर्ट बना के पूरे मतलब चाइना को काउंटर करने के लिए योजना बनाई है। और यदि यहाँ इंडिया यदि ईरान का पक्ष नहीं ले पाएगा और न इसराइल का पक्ष ले पाएगा तो चाबार पोर्ट में भी मतलब थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ेगी और इंडिया अपना एक इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं खो पाए। इन चीज़ों को बैलेंस किस तरह से कर पाएगा, इसलिए अच्छा है जल्द से जल्द इस रीजन में पीस आए और इंडिया के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी। रीजनल कनेक्टिविटी की बात करें तो इंडिया रूट टू सेंट्रल एशिया, आपको पता है कि ईरान के बहुत सारे स्पेस से इंडिया के बहुत सारे जहाज़ गुजरते हैं, क्योंकि पता है पाकिस्तान से गुजरते नहीं हैं। तो इंडिया का यूरोप जाने का मतलब जो एयर स्पेस है, जो एविएशन इंडस्ट्री है, उन चीज़ों में भी फ़र्क मिलेगा, और बहुत सारी और चीज़ों में भी। आपको बता दूं कल्चरल टाइज भी इंडिया का हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन और ईरान के साथ बहुत सारे कनेक्शंस हैं, और उनमें भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो अभी इंडिया को डिप्लोमेटिक डायलेमा क्या है कि इनका एससीओ में पोजीशन है और बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी पड़ेगी इंडिया को। यूएस के सैंक्शंस जो इम्पैक्ट पड़ेंगे उसके वजह से इंडिया और ईरान का ट्रेड है उस पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा जो इंडिया का एम्बिशियस प्रोजेक्ट था IMSC, जो चाइना को काउंटर करने के लिए था, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जो ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा मतलब भागीदार था, तो उसमें भी डिले होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। और ये प्रोजेक्ट जिस तरह से युद्ध आगे बढ़ेंगे तो इस प्रोजेक्ट में डिले होएगा। तो क्या था IMSC, तो इसे आपको बता दूं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट थे। एक हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क बनना था, इसके तहत मॉडर्न शिपिंग कॉरिडोर्स बनते थे, इसके तहत इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन केबल्स भी इसके थ्रू जाती थी, और हाइड्रोजन पाइपलाइंस और हाई स्पीड डाटा केबल्स का भी इसके थ्रू प्रोविजंस था। इससे इंडिया को क्या स्ट्रेटेजिक बेनिफिट होते हैं, 40% रिडक्शन हो जाता शिपिंग टाइम में, इंडिया को इन्हांस्ड एनर्जी सिक्योरिटी मिलती थी, डिजिटल कनेक्टिविटी बूस्ट मिलता था, और यूरोप तक अपनी कनेक्टिविटी को इंडिया बढ़ावा दे सकता है। लेकिन जब युद्ध चलेगा, क्योंकि आपको बता दूं IMSC जो कॉरिडोर्स हैं वो इसराइल से होकर गुजरता है।
तो इन चीज़ों पे भी डिले होने के चांसेस हैं। और इस युद्ध से इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे इंडिया पे, आपको पता है इंडिया 80 to 85% ऑयल का डिपेंडेंस है, इंपोर्ट करता है। और यहाँ युद्ध होएगा तो इंडिया को वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और एनुअल एनर्जी ट्रेड है $15 बिलियन से भी इंडिया का ज़्यादा है। और पोटेंशियल इन्फ्लेशन इम्पैक्ट भी 2 से 3% देखने को मिलेगा, जिससे एज ए इंडियन और एज ए इंडियन सिटीज़न बहुत बुरी चीज़ होगी हमारे लिए। बता दूं पिछले 75 मंथ से इंडिया का सबसे ज़्यादा कम इन्फ्लेशन रेट था, वो 2.82% था। लेकिन अभी जैसे ये युद्ध हुआ उसकी वजह से फिर से बढ़ना शुरू होएगा। अगले फाइनेंशियल ईयर तक ये चीज़ें बहुत गड़बड़ा जाएगी। इमीडिएट इफेक्ट क्या होंगे, फ्यूल की प्राइसेस बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टेड बन जाएगी, और मैन्युफैक्चरिंग की जो यूनिट्स हैं उनमें भी मतलब महंगाई बढ़ेगी और करेंसी प्रेशर भी बढ़ेगा। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे किस सेक्टर में, एविएशन में पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है एविएशन में रूट रेट यदि चेंजेस हो जाएंगे तो उसकी वजह से रूट चेंज होंगे तो उसकी वजह से किराया बढ़ जाएगा, और उसे एज ए ह्यूमन मतलब एज ए सिटीजन्स वो चीज़ें इम्पैक्ट करेगी। उसके अलावा केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स चीज़ें भी महंगी हो जाएगी, पावर जनरेशन में भी महंगी हो जाएगी, और एग्रीकल्चर की चीज़ें भी महंगी होती दिखाई देगी। रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करें तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, न्यूक्लियर एस्केलेशन रिस्क रहेगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी रहेगी क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत वुलरेबल है और ये चौक पॉइंट भी है। उसके अलावा जब ईरान इजराइल लगातार अटैक करेगा तो ईरान में जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उस पर अटैक होगा, और जिससे उसका एस्केलेशन होएगा और पूरे रीजन में अनस्टेबिलिटी आ सकती है। और रीजनल में आपको पता है प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट से स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से हिजबुल्लाह अटैक करेगा, इस तरह से हुतीज़ अटैक करेंगे, इस तरफ से गाजा और पैलेस्टीन से भी अटैक देखने को मिल सकते हैं, जिससे पूरा रीजन एक वॉर जोन में कन्वर्ट हो जाएगा और शायद वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ नहीं बढ़ जाए सारी चीज़ें। और इससे जो टेररिज्म है उसका स्पिल ओवर हो जाएगा, बहुत सारे इम्पैक्ट है उसके, इंडिया के इम्पैक्ट है। और यदि तालिबानी भी इसमें उतर आया और पाकिस्तान के जो ग्रुप्स हैं वो भी यदि इस युद्ध में साथ आ गए तो चीज़ें बहुत बुरे तरफ बढ़ सकती है। तो इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या करेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी में रह सकता है, डायस्पोरा सेफ्टी करना है, ट्रेड रूट्स में भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, और डिफेंस कोऑपरेशंस भी। इन सारी चीज़ों को इंडिया को एक बैलेंस और एक मीडिएट वे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। एडिशनल इम्पैक्ट की बात करें तो इसराइल का इंडिया के साथ बहुत सारी चीज़ों में है। इंडिया का डिफेंस कोऑपरेशन भी है इसराइल के साथ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में भी है, साइबर सिक्योरिटी में भी इसराइल के साथ बहुत सारे रिलेशन है, और स्पेस कोऑपरेशन में रिलेशन है। और यदि इनके इसराइल के और ईरान के बीच में युद्ध बढ़ेगा तो हमें इन बहुत सारे सेक्टर्स में भी नुकसान देखने को मिलेगा, और इंडिया को एक मतलब इंडिया की जो भी प्रोग्रेस इस तरह से जो इकोनॉमी बढ़ रही थी उसमें स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा आपको बता दें इंडिया का भी रेस्पॉन्स स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए मोस्टली ये कि बैलेंस डिप्लोमेसी चले और जल्द से जल्द डी एस्केलेशन एफर्ट चलें कि जिससे युद्ध बंद हो जाए, और मल्टीलेटरल एंगेजमेंट चलें बाई थ्रू यूनाइटेड नेशंस, ब्रिक्स और एसयू प्लेटफॉर्म का यूटिलाइज़ करके इसके बीच में जल्द से जल्द मतलब, और इंडिया शायद यहाँ पे रसिया के यूटिलाइज़ करके रसिया के थ्रू यहाँ रीजन में एक बार और पीस लेके आएँ, और जिससे हमें एज ए इंडियन बहुत सारा नुकसान होने से बच जाएगा। उसके अलावा इंडिया को बहुत सारे रीजनल कोऑपरेशन करने चाहिए, जैसे रसिया के साथ और बहुत सारे और कंट्रीज़ के साथ मिलके इस जो भी अभी युद्ध की जो सिचुएशन बनी है उसको टाल के हमें एज ए इंडियंस ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स मेजर्स क्या करने चाहिए, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स आपको इंडिया को मतलब स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बना देने चाहिए, जहाँ से जैसे ईरान से और इन देशों से तेल नहीं है तो रसिया और देश जो अल्टरनेटिव है, जो अमेरिका, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है उनसे पेट्रोल और केमिकल लेके ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अल्टरनेटिव सप्लायर्स हमको देखने पड़ेंगे, रिन्यूएबल पुश करना पड़ेगा, हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ें एक दिन में नहीं हो पाएगी। फ्यूचर आउटलुक का रिकमेंडेशन क्या रहेगा मेरा, ये है कि शॉर्ट टर्म आउटलुक अगले 3 से 6 मंथ में ये है कि कंटिन्यूड जो ऑयल प्राइस हैं वो वॉलेटिली एक्सपेक्टेड दिखेगी, आपको ऑयल के प्राइसेस ऊपर और नीचे होने देखेंगे और मोस्टली ऊपर होते हुए दिखाई देंगे। चाबार पोर्ट के ऑपरेशन में भी डिसरप्शन आ सकते हैं, उसमें भी चेंजेस आएंगे। इंक्रीज डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट रिक्वायरमेंट रहेगा, इंडिया आप किस तरह से जाएगा कि इसराइल का पक्ष लेगा कि ईरान का पक्ष लेगा, ये भी इंडिया को डिसाइड करना पड़ेगा, और बहुत मतलब फूंक के पग रखने पड़ेंगे। और कनेक्टिविटी एंड ट्रेड की बात करें तो इंडिया अल्टरनेट ट्रेड्स देखने चाहिए, किस तरह से सेंट्रल एशिया यूरोप को बढ़ सकते हैं, और अभी ईरान को पास आउट करके स्ट्रेंथन टाइज करने चाहिए अदर रीजनल पार्टनर्स बाय सऊदी अरेबिया, और इन्वेस्ट करना चाहिए पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्रेंडली कंट्रियों के साथ। आशा करते हैं कि युद्ध जल्द समाप्त हो जाएगा और हमें एक शांति की लहर दिखाई देगी, और आशा करता हूँ कि यदि
पूरे मिडिल ईस्ट में शांति आएगी तो इंडिया के लिए बहुत बड़े फ़ायदे होंगे, और इंडिया को एज ए इंडियन सिटीजन्स हमें इन्फ्लेशन और बहुत सारी चीज़ों को नहीं झेलना पड़ेगा। आप मेरे साथ बने रहे, इस पूरी पेशकश को देखा। शायद ये जो ओवरव्यू था एज ए इंडियन आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन।